अच्छा, इसमें देखेंगे एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स। इसको हम जो है ना एनर्जी चेंजेस भी कहेंगे। अच्छा, अब इसमें ये एक चैप्टर है जिससे कि हम कह रहे हैं एनर्जी चेंजेस। इसके बाद एक चैप्टर होगा, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और फिर उसके बाद एक चैप्टर होगा जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शंस। और इन दोनों को फिर मिला के हमारे दो और यूनिट बनते हैं। एक को हम कहते हैं अमोनिया और दूसरे को सल्फ्यूरिक एसिड वाला ना। तो ये इस तरह जो है, एक दो तीन चार पांच जो है ना वो आपके टॉपिक एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। इनके जो क्वेश्चन है ना पांचों यूनिट्स के एक दूसरे के अंदर जो है ना मिक्स होकर आते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो ये शुरू करते हैं एनर्जी चेंजेस। अब आपने इक्वेशन सीख ली है, फार्मूला सीख लिया है, फिर मोल सीख लिया है, इस तरह की बेसिक चीजें जो है ना वो सारी सीख ली है। तो एनर्जी चेंजेस का जो चैप्टर है इसमें हम टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है ना उनको पढ़ते हैं। एक जो मीन की रिएक्शन है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक, और दूसरे को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ये टू टाइप्स के जो रिएक्शंस हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरे कौन से एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस यूनिट में हमने इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, और फोर डिफरेंट वे से एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं और एंडोथर्मिक क्या होते हैं ये हमें जानने चाहिए। अब इसमें जैसे देखेंगे एक्सो, एक्सो का वर्ड जो है वो एग्जिट से निकला है। एग्जिट या आउटसाइड या बाहर, ठीक है, ये सारे मीनिंग इसमें आएंगे। और एंडो, एंडो मीन इनसाइड या एब्जॉर्ब, ठीक है। और थर्म का मीनिंग क्या होता है, ये जो थर्म थर्म है इसका मीनिंग होता है हीट। तो ये टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, एक को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक और एक को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस हैं व्हेन these reaction take place, heat energy is released। ठीक है। और एंडोथर्मिक are those chemical reaction when they take place, they need heat energy, they will absorb heat energy, heat energy is absorbed। तो ठीक। एनवायरनमेंट से। हाँ, अब इसको जो है ना आम सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक वो वाले रिएक्शन हैं जब वो होते हैं ना तो आग लगी हुई होती है, हीट एनर्जी जो है ना बाहर की तरफ जा रही होती है। और एंडोथर्मिक वो वाले रिएक्शन होंगे जिनको करने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा, मीन के हम उसको लाइक हीट कर रहे होंगे, गर्म कर रहे होंगे, फ्लेम दिया हुआ होगा, ठीक है, या उसमें बर्नर बर्नर लगाया हुआ होगा, या कोई भी जो एनर्जी का जो सोर्स है ना वो देंगे। यानी कि एंडोथर्मिक को हम उर्दू में कह सकते हैं कि हर वो रिएक्शन जिसके अंदर हम हीट करते हैं, ठीक है ना। यानी कि एंडोथर्मिक वो है कि जिसके अंदर हीट करना पड़ेगा, तो वो रिएक्शन टेक। एक्सटर्नल हमें हीट देनी पड़ेगी। हाँ, यानी कि वो अब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है ना, अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम, ताकि वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो। सो अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द से हीट को अब्जॉर्ब करेगा। और एक्सोथर्मिक वो वाला रिएक्शन है कि जब ये टेक प्लेस होते हैं
तो जैसे जैसे ये हो रहे होंगे, कि ठीक है, सराउंडिंग में हीट एनर्जी जो है ना जा रही होगी, ठीक है ना, हीट एनर्जी गिवन आउट। जैसे फर्ज करो कि आपके घर में खाना पक रहा है, तो वो गैस लगी हुई है, ठीक है, अब गैस लगी हुई है, चूल्हा जल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो जो उसकी लाइक कंबशन हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, अब इसमें ये इसका ना फर्स्ट फर्स्ट डेफिनेशन है। मैंने कहा था कि चार डिफरेंट वे से ना करनी है, एक हीट के रेफरेंस से करेंगे, दूसरा जो है ना वो टेम्परेचर के रेफरेंस से करेंगे, तीसरा जो है ना वो बॉन्ड्स के हवाले से करेंगे, चौथा जो है ना वो फिर हम ओवरऑल देखेंगे इसका ना एंथैल्पी के हवाले से। ये फोर डिफरेंट वे से हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब ये इसमें देखो कि भाई ये इसके फर्स्ट स्टेप में हमने ना इसकी पहली जो डेफिनेशन की है, आप अपने बुक से नोट से इसको जो है ना वो देख के लिख भी सकते हो, और वो आपसे पूछ भी सकता है कि भाई एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो वाले हैं कि जब ये टेक प्लेस होते हैं तो हीट एनर्जी गिवन आउट और एंडो में हीट एनर्जी अब्सॉर्ब। अच्छा, अब मैं ना इधर कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो लिखता हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ये साथ साथ आपके ना दो चीजें कवर होंगे, और इधर हम लिखेंगे कि ये एक्सोथर्मिक है या ये एंडोथर्मिक है, और फिर इधर जो है ना हम उसकी रीजन लिखते जाएंगे। ओके, ये इसमें ना इस तरह इसकी तीन हमारे पास चीजें जो है ना वो बन गई। अब इसमें जो सबसे पहले जो है, सबसे पहले एक मैं एग्जांपल शुरू करता हूँ। जैसे एक रिएक्शन है, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग। अब आप मुझे बताएं कि जो मेल्टिंग है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। आपने कैसे डिसाइड किया कि ये एंडोथर्मिक है? क्योंकि सर मेल्ट जो जैसे कि आइस है वो सराउंडिंग से टेम्परेचर लेती है, हीट लेती है, तभी तो मेल्ट होती है। ठीक है, यानी कि इसमें जैसे कि हम कहते हैं कि हर वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट अब्सॉर्ब हो, ठीक है, और हमें हीट करना पड़े, वो एंडोथर्मिक होगा। सो इसमें हम इसको एंडोथर्मिक को टिक कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक नहीं है ये, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है? कि इसकी रीजन है कि हीट एनर्जी एब्सॉर्ब। अच्छा, अब इसमें देखें कि जैसे ना मैं इसको वैसे ना ऐसे करता कि मैं सबसे पहले देखता है कि मेल्टिंग प्रोसेस क्या है। ये कोई सब्सटेंस सॉलिड है, अगर इसको हीट किया जाए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सॉलिड है, इसको हीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अपने आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होगा, है ना। सॉलिड है, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या उसको हमें सॉलिड को हीट करना पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट अचीव होगा, तो तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हर वो रिएक्शन जिसमें वी नीड टू हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब, दैट इज एंडोथर्मिक। ओके, अब मैं एक और रिएक्शन लिखता हूँ, तो इसका फिर आप बताइएगा, ठीक है। जैसे मेल्टिंग के बाद हम लिख लेते हैं बॉइलिंग। जैसे वाटर बॉयल हो रहा था, बॉइलिंग। आप बताएं, बॉइलिंग एक्सो है कि एंडो है? सर वैसे देखा जाए तो दोनों भी हो सकती है, लेकिन इसमें एक्सो है। इसमें अब ये देखें ना, जैसे आपने ना मेल्टिंग का लिखा ना, मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड चीजें लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। तो ऐसे ही आप पहले बॉइलिंग लिखेंगे। बॉइलिंग होता क्या है? बॉइलिंग का मतलब होता है कि अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड फेज में है, तो लिक्विड से उसके वेपर्स बन जाए, वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब ये लिक्विड है,
तो अपने आप तो नहीं गैस में होगा ना कन्वर्ट, इसको हीट करना पड़ेगा। लिक्विड को हीट करेंगे, जैसे जैसे आप लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा कि वो जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू गैसियस फॉर्म। सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज नॉट एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्योंकि हीट एनर्जी जो है ना इसमें एब्जॉर्ब होती है। अब ये जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में आपने ये जो है ना सीखा कि जो भी रिएक्शन की टाइप है, पहले मैं उसको लिखूंगा कि भाई वो होता क्या है, वो जो प्रोसेस है वो क्या होता है। जैसे मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड होता है, बॉइलिंग लिक्विड से गैस होता है। ठीक है, तो ये लिक्विड से गैस होता है। फिर मैं अपने जेन में लाऊंगा कि भाई क्या ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगा, या इसको जो है ना मीन के अपने आप होने का मीनिंग है क्या ये हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, क्या इसको हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर तो हीट किया जा रहा है तो देन दैट इज एंडोथर्मिक। और अगर जो है ना वो जैसे जैसे हो रहा है हीट एनर्जी गिवन आउट हो रही है, तो देन दैट विल बी एक्सोथर्मिक। यानी कि एक्सोथर्मिक वो वाले रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी जो है ना गिवन आउट होती है। ये आपने अपने जेन में रख के तो फिर जो है ना एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब हम तीसरे के ऊपर चलते हैं, तीसरी इसकी जो टाइप है उसके ऊपर चलते हैं। अ, जैसे एक रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग, एक होता है जिसे कहते हैं सब्लिमेशन। पता है आपको क्या होता है सब्लिमेशन? नहीं सर। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ना कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, अगर आप उनको हीट करें, ठीक है, जैसे कोई सॉलिड है ना, अगर आप सॉलिड को हीट करोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, वो लिक्विड में चला जाएगा। फिर अगर आप हीटिंग बंद नहीं करोगे, हीटिंग कंटिन्यू रखोगे, तो वो जो लिक्विड है वो आस्ता आस्ता गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फर्ज करें कि आयरन है या कोई भी सॉलिड है, सॉलिड को हीट करोगे तो वो पहले जो है ना मोल्टन हो जाएगा। अगर हीट कंटिन्यू रखोगे तो वो मोल्टन से फिर उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं कि अगर आप उनको हीट करें, कि सम सॉलिड्स अपॉन हीटिंग डायरेक्टली changes from solid to गैस, वेपर्स। ठीक है, यानी कि ना इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसका लिक्विड फेज नहीं होता, ये लिक्विड होंगे ही नहीं। ठीक है ना, डू नॉट इन लिक्विड फॉर्म। सो सम सॉलिड्स अगर आप इनको हीट करें ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आयो जैसे कि लाइक जो है ना आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन सॉलिड है I2, अगर इसको आप हीट करेंगे आयोडीन सॉलिड से डायरेक्टली आयोडीन वेपर से आयोडीन गैस बन जाएगी। इसमें आयोडीन लिक्विड जो है वो होता ही नहीं है। तो ये जो कन्वर्जन है डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है सर, अपने वर्ड्स में बताएं। ये मैंने लिखा है वैसे इधर आपके लिए, सर जो आप इंग्लिश में जवाब देंगे सम सॉलिड अपॉन हीटिंग डायरेक्ट। सर ठीक है ना, डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम solid to gas, the process is known as sublimation। अब जाहिर है कि ये एंडोथर्मिक होगा ना, एंडोथर्मिक क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना हीट, ये इसको हीट करेंगे तो वो गैसियस फॉर्म में जाएगा। तो हर वो रिएक्शन जिसमें हीट करना पड़े दैट इज एंडोथर्मिक। अच्छा, इसमें ना एक और चीज मैं आपको थोड़ी सी सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसमें ना आते हैं। जैसे वाटर की एग्जांपल तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी,
उससे जो है ना शुरू करते हैं। जैसे सॉलिड है, आइस जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको हीट करोगे, या ये रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, जैसे कि 25 डिग्री है, 18 है, 40 डिग्री है, आजकल जैसे गर्मी है तो 38 39 तक जो है ना टेम्परेचर गया हुआ है। तो आइस का जो टेम्परेचर है वो तो ज़ाहिर है 0 डिग्री है। जैसे ही आप इसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालेंगे तो उसको बाहर की हीट जो है ना मिलना शुरू हो जाएगी और वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि सॉलिड को अगर हीट किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। अब ये जैसे हमने आइस की एग्जांपल ली, इसका तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ना, तो ये वाटर जो है ना, इन्हें के ये लाइक लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे ही इसका मेल्टिंग पॉइंट, अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉलिड से जब लिक्विड चेंज होता है इसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लिक्विड को अभी आप हीट करें, ठीक है, तो लिक्विड क्या हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग। वैसे जो एवेपोरेशन होता है वो भी ये होता है। एवेपोरेशन का मीनिंग भी यही होता है कि जो लिक्विड है, जैसे फर्स्ट करिए ये लिक्विड पड़ा हुआ है, तो ये इसके वेपर्स बन के उड़ते रहते हैं। इस प्रोसेस को एवेपोरेशन कहते हैं। जो सरफेस के जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस को छोड़ते रहते हैं, दिस इज नोन एज एवेपोरेशन। तो बॉइलिंग में क्या होता है? जो है ना, बॉइलिंग में एक फिक्स टेम्परेचर होता है। हर प्योर सब्सटेंस का एक फिक्स टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड से गैस में होना है, ठीक है। ये जो एवेपोरेशन होती है ये हर टेम्परेचर पे होती है, ऑल टेम्परेचर पे, ठीक है। सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड, लिक्विड को हीट किया तो गैस, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है कि सॉलिड से गैस में, कि सॉलिड को हीट करो तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसको क्या कहते हैं? सर इसको सब्लिमेशन कहते हैं। इसको सब्लाइम होना या सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही अगर हम ये देखें कि भाई जैसे ये लाइक सॉलिड से गैस हुआ, तो अगर जो है ये लिक्विड से सॉलिड हो तो इसको क्या कहते हैं? सर इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग कहते हैं। और ऐसे ही अगर गैस से लिक्विड हो तो इसको क्या कहते हैं? इसको जो आप पहले कंडेंसर। कहते थे कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि अगर हम वाटर के एग्जांपल लें, अब जैसे ये लिक्विड है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 100 है, तो अब 100 से नीचे नीचे जो है ना 99 डिग्री तक ये लिक्विड वाटर ही रहेगा। 99 के बाद 100 आएगा तो ये जो है ना वो वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। 100 के ऊपर जो है ना टेम्परेचर मीन के चेंज नहीं होता जब तक सारा का सारा जो है ना वो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। अच्छा, अब जब हम इसका लाइक रिवर्स आते हैं, तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर एक रिएक्शन लिखूं, जैसे अभी आपने जो है ना वो मेल्टिंग बॉइलिंग वगैरह देखा, तो ऐसे ही एक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग, तो बताएं ये एक्सो है कि एंडो है? सर ये एक्सो है। आपने कैसे इसका तुक्का लगाया कि ये एक्सो है? जवाब आपका सही है कि दिस इज एक्सोथर्मिक, नॉट एंडोथर्मिक। क्योंकि सर ये अपने जो एब्जॉर्ब करता है वो हीट नहीं है, लाइक वो दूसरा लो टेम्परेचर है, और जो हाई टेम्परेचर होता है वो रिलीज कर देते हैं अपना। यानी कि इसके पास जो है ना ज्यादा हीट कंटेंट है, तो जैसे ही ये सॉलिड में जाएगा तो हीट एनर्जी जो है वो अपनी रिलीज करेगा।
यानी कि लिक्विड फेज जो है इसमें जो है ना ज्यादा हीट कंटेंट है, तो हीट एनर्जी जो है ना वो रिलीज करेगा। ठीक है। अब जैसे कि ये 0 डिग्री तक आएगा, ठीक है, तो वो जाहिर है कि जैसे जैसे अपना अपना हीट कंटेंट कम करेगा तो वैसे वैसे इसका टेम्परेचर जो है ना वो भी कम होता जाएगा। सो ये जो फ्रीजिंग है इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्सोथर्मिक। अच्छा, ऐसे ही ये जो था कंडेंसेशन, तो ये भी जो है ना एक्सोथर्मिक होगा, एंडो नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर भी। ठीक है, इस तरह आप ये देखो कि ये जो है ना डिफरेंट टाइप, अब इस चैप्टर में आपने ये जो डिफरेंट है ना, जैसे मैं कुछ और टाइप्स लिख देता हूँ। जैसे एक आपने पढ़ा था कंबशन, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ना। तो कंबशन क्या होता है कि जैसे सर हाइड्रोकार्बन रिएक्शन। है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न्ट होते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट करें कि ये मीथेन है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन होगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम बन जाएगा, साथ साथ जो है ना हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, इसको बैलेंस लिखते हैं, तो ये आ गया 2, और तो सर ये भी लिखेंगे कि लाइक कंबशन है वो ये एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है। जैसे जैसे ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा, ठीक है, जैसे कि फर्ज करें कि घर में आपने ना लाइक गैस जलाई हुई है खाना पकाने के लिए, तो अब वो जो बर्नर है, बर्नर के अंदर जो गैस आ रही है और जो रूम की ऑक्सीजन है, ये जो है वो गैस है और ये रूम की ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट इसके ये बन रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये वाला रिएक्शन टेक प्लेस होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, ये जो है ना वैसे वैसे एनर्जी भी गिवन आउट कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी इज गिवन आउट। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब कंबशन के बाद एक और आपने पढ़ा था, वो था क्रैकिंग। अब क्रैकिंग जो है ना वो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा, तो क्रैकिंग क्या होता है? सर लाइक जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटों में कर वो बड़े देते हैं। हाइड्रोकार्बन हैं, जो लार्जर हाइड्रोकार्बन हैं, जिनकी डिमांड लेस है, ठीक है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनको ब्रेक किया जाता है मोर डिमांडेड में ना। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन है लॉन्गर चेन, ये कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्टर, इसको कहते हैं क्रैक। अब मुझे बताएं, क्रैकिंग जो है ये एक्सो होगा कि एंडो होगा? सर एक्सो होगा। जैसे ये जो लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये अपने आप तो नहीं जो है ना वो ब्रेक होंगे ना। ठीक है, इनको ब्रेक करने के लिए हीट करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो है इनको ब्रेक करने के लिए हीट करना पड़ेगा। तो हर वो रिएक्शन जिसके लिए हीट करना पड़े उसको जो है वो हम एंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक है। तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही और भी हैं, जैसे एक और आपने चैप्टर पढ़ा है अभी रिसेंटली, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो है, ये आप बताएं कि एक्सो है कि एंडो है? सर एक्सो। अच्छा, आप मुझे ना आप एक्सो की डेफिनेशन सुनाएं कि एक्सो कौन से बने और एंडो कौन से बने। सर एंडो जब टेक एंडो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन जब टेक प्लेस होते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, और जब एक्सो होते हैं टेक प्लेस तो हीट रिलीज होती है। तो हीट एनर्जी जो है ना एग्जिट होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में आपने क्या पढ़ा था कि हम केमिकल्स में से इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो पास करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। सो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस तब होगा जब जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी केमिकल में से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है ना वो दी जाएगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो तब जाके वो होगा। तो सो इलेक्ट्रोलिसिस जो है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन।
हर वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ना दो रिएक्शन है। एक मेरे आ रहा है मेरे जहन में, क्या ऐसे पूछो, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? सर प्लांट्स का था ये। हाँ, प्लांट्स का था कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपनी फूड बनाते हैं, C6H12O6 + O2। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपनी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ठीक है, प्लांट अपनी जो फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये डे लाइट में होता है, जब सनलाइट। ये एंडोथर्मिक है। हाँ, अब आपको ना शुक्र है इसकी समझ लगी कि ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सो नहीं है। क्योंकि अगर सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। अब रात को सनलाइट नहीं होती तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते। सो फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे ही जो है ना, लाइक रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है व्हेन इट टेक प्लेस, हीट एनर्जी is released to body, so this is exothermic reaction। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ और रिएक्शन लिख देता हूं। जैसे एक रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा ख्याल है इसको चेंज करें। अ, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट। इसका नहीं पता आपको? तो ये तो वो नहीं है लाइक स्पीड वगैरह वाला। हाँ, किसमें क्या? जिसमें ये वो वाला है ना, जैसे कि आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना, प्लीज सेंड cats, monkeys, and cute zebras in large hollow cages, more secured, guarded। अब ये जो ऊपर वाली जो मेटल्स है ना, दे आर मोर रिएक्टिव। जो नीचे वाले हैं दे आर लेस रिएक्टिव। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाए, नीचे नीचे जो है ना इसके जाते जाएंगे, रिएक्टिविटी जो है इनकी डिक्रीज होती जाती है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब इसमें एज वी गो डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज, अब ये जो क्वेश्चन है ये है जैसे, अब जैसे ये मैग्नीशियम है, अगर आप ये करोगे मैग्नीशियम प्लस HCl। अब मैग्नीशियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव है, ऊपर है। हाइड्रोजन जो है वो यानी कि इसका लेस रिएक्टिव है, मैग्नीशियम के मुकाबले में नीचे है। तो मैग्नीशियम आएगा हाइड्रोजन की प्लेस ले लेगा, हाइड्रोजन को HCl से डिस्प्लेस कर देगा। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? अब Cl के साथ पहले था हाइड्रोजन, तो अब Cl के साथ है Mg। ठीक है, फार्मूला विल बी MgCl2, साथ इसके हाइड्रोजन। अब ये मैग्नीशियम ने क्या किया? मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को उसकी प्लेस से हटा दिया, उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया। इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं कि व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल when more reactive metal displace less reactive metal from its position या from its place। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक और भी होता है, इसमें ये है कि जो लेस रिएक्टिव होगा वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता।
जैसे अगर ये ऐसे होता ना कि लाइक हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन जो है दिस इज लेस रिएक्टिव। अगर आप इसको मैग्नीशियम क्लोराइड में डालते, तो अब ये क्योंकि लेस रिएक्टिव है, ये इसकी प्लेस नहीं ले सकता। सो इस केस में होना था नो रिएक्शन। ठीक है, अब समझ लगी है इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सर लग गई एक है, और ये एग्जांपल करते हैं। एंडोथर्मिक है या एक्सो? ये जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें ये है कि जब हम पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के अंदर भी जो है ना हैलोजन की एक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं। तो इसमें जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, ये सबको अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकती है। लेकिन जो लेस रिएक्टिव वाली है वो मोर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अच्छा, ऐसे ही एक और रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसका भी सुना है? सर सुना है, कोई लाइक केमिकल को न्यूट्रलाइजेशन इसमें न्यूट्रलाइज ये होता करता है है। कि एसिड्स एसिड्स एंड बेस, एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इस अब एसिड जो होती है ना, इनकी जो पीएच होती है ये 1 to 6 होती है। बेस की जो पीएच है वो 8 से 14 है। तो ये जो सॉल्ट है ना वो पीएच, सॉल्ट और वाटर ये pH 7 वाला आ जाएगा। अब ये नहीं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, अगर किसी भी सब्सटेंस की पीएच जो है वो 0 to 6 हो तो वो एसिडिक होता है। अगर बेस सर जो है पीएच क्या है? क्या, पीएच क्या है? पीएच कहते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। ठीक है, अब इसमें यह है कि अगर कोई सब्सटेंस पीएच जो है ना, जैसे पीएच मीटर से आप जो है ना इसको चेक कर सकते हो। अगर अगर आपने किसी सब्सटेंस की ये नेचर फाइंड करनी है कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक इन नेचर है या बेसिक है, जैसे आपने एक जो है ना बीकर लिया, इसके अंदर ये सब्सटेंस रखा, इसके अंदर जो है ना वो पीएच मीटर ऐड किया। ठीक है, पीएच मीटर ऐड किया, इसके ऊपर जो है ना रीडिंग शो हुई, फर्ज करें कि इसकी रीडिंग जो है वो 4 आई, तो आप क्या कहोगे कि ये एसिडिक है कि बेसिक है? एसिडिक है। ठीक है, ऐसे ही अगर pH 13 आई तो ये जो है ना वो बेसिक है। ठीक है, एसिड की pH 1 to 6 है और बेस की pH 8 to 14 है। लेकिन जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट सब्सटेंस बनता है उसकी pH न्यूट्रल होती है, ना ही 1 to 6 है, ना ही 8 to 15 जो है ना 14 है। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसमें ठीक है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, अब इसमें हमने ना क्या किया है कि भाई डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस किया है कि वो एक्सोथर्मिक होते हैं या एंडोथर्मिक होते हैं। अब एक्सोथर्मिक जो है उसके यानी कि हमने सिंपल सा ऐसा किया कि एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक वो वाले होंगे कि जिसमें हीट एनर्जी गिवन आउट होगी, और जो एंडोथर्मिक होंगे उसमें हीट एनर्जी जो है ना वो एब्जॉर्ब होती है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, फिर हमने ना इसके टाइप्स पढ़े हैं। अच्छा, अब इसमें ना हम अब इसकी सेकंड एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं तो जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग का वो इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग मीन के जहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है उसके इर्द गिर्द
ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेस इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो डिक्रीज होगा। जैसे एक मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ कि फर्ज करेंगे एक बीकर है, इसके अंदर आपने थर्मोमीटर रखा। ठीक है जी, तो ये थर्मोमीटर आपने इसके अंदर जो है ना वो प्लेस कर दिया। अब आपने इसके अंदर जो है ना इसमें जैसे कि HCl डाल दिया। अब थर्मोमीटर के ऊपर जो टेम्परेचर आएगा वो रूम टेम्परेचर आएगा। ठीक है, अब आप इसमें ना मैग्नीशियम ऐड करें। अभी अभी आपने सीखा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, आप इसमें क्या करें, आप इसमें मैग्नीशियम ऐड करें। अब रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम जो है ना इसकी प्लेस ले लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा 7 हाइड्रोजन। अब जैसे ही ये वाला रिएक्शन टेक प्लेस होगा तो अब आप टेम्परेचर नोट करें। पहले अगर इसका रूम टेम्परेचर था, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि पहले अगर 25 डिग्री था तो अब जो है ना 31 डिग्री तक चला जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे रिएक्शन टेक प्लेस हुआ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ। तो एक्सोथर्मिक के केस में जैसे जैसे रिएक्शन टेक प्लेस होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर ये एंडोथर्मिक होता तो उस केस में क्या था कि ये 20